दोस्तों नमस्कार। इतिहास अगर राजनीति के सामने आकर खड़ा हो जाए तो राजनीति डगमगा जाती है, या फिर अतीत के पन्ने अगर संसदीय राजनीति के मातहत चुनाव के वक्त सामने आकर खड़े हो जाएं तो चुनावी राजनीति भी डिरेल्ड हो जाती है। और मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल बीजेपी और आरएसएस के सामने यही हो चला है कि जिन मुद्दों के आश्रय भारत की संसदीय राजनीति में पहले जनसंघ और उसके बाद बीजेपी ने कदम रखा, इन दो दौर में और शायद जनता पार्टी के दौर को भी इसमें जोड़ लीजिए तो संघ से निकले हुए स्वयंसेवकों की कतार के सामने जो तीन मुद्दे लगातार रेंगते रहे और आरएसएस के भीतर भी संगठन का संघर्ष जिन तीन मुद्दों के आश्रय चलते रहा, वो धारा 370 थी। आजादी के तुरंत बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो नारा था जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर 1980 के बाद से विश्व हिंदू परिषद जिस रूप में सक्रिय हुआ, और कॉमन सिविल कोड को लेकर संघ परिवार हो, जनसंघ हो या बीजेपी हो, तीनों के प्रचारक और स्वयंसेवकों की कतार जिस राजनीति को साधने को निकली, बीते 10 बरस की सियासत ने उन तमाम परिस्थितियों से पार लगा दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना और होते होते 15 अगस्त 2024 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का खुले तौर पर यह ऐलान कर देना कि जो कॉमन सिविल कोड है वो कॉमनल सिविल कोड है और हम सेकुलर सिविल कोड चाहते हैं। यही वो तीन मुद्दे हैं जिसको ठंडे बस्ते में अटल बिहारी वाजपेयी को गठबंधन की सरकार चलाने के वक्त रखना पड़ा। यही तीन मुद्दे हैं जिसका जिक्र जनता पार्टी की सरकार के वक्त हो नहीं पाया। लेकिन इन तीन मुद्दों के आश्रय बीजेपी और जनसंघ का अपने अपने कालखंड में संघर्ष और आरएसएस के भीतर उठते हुए सवाल कि इन तीन मुद्दों के जरिए लोगों को गोलबंद किया जा सकता है, साथ में लाया जा सकता है। लेकिन राजनीति का संयोग देखिए, जब संघ के प्रचारक से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने संघ के इन एजेंडे को लागू कर दिया इस देश के भीतर में, और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म कर दी गई, 35A भी खत्म कर दिया गया। और इसी कतार में जनवरी 2024 में चुनाव से ऐन पहले अयोध्या में राम मंदिर और वहां पर खुद प्रधानमंत्री का पुजारी के रूप में पहुंच जाना, इन सवालों ने एक झटके में भारत की राजनीति में इस बात का एहसास पूरे विपक्ष को नहीं बल्कि देश को भी करा दिया कि अगर ताकत हो और इच्छा हो, बहुमत आपके साथ हो तो आप लागू कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। लेकिन अगला सवाल यही निकल कर आया कि अगर आप सिर्फ खुद के निर्णय को लागू कराने की ताकत संसद के भीतर बहुमत के आश्रय है तो फिर इसमें जनता की भागीदारी उन मुद्दों को लेकर क्या होगी, इस सवाल का जवाब कभी किसी ने खोजा नहीं। आरएसएस के भीतर यह सवाल लगातार जरूर रहा कि अयोध्या में जिस तर्ज पर राम मंदिर निर्माण के वक्त सब कुछ एक ट्रस्ट के हवाले किया गया, उस ट्रस्ट को लेकर कितने जमीनों के घपले के आरोप प्रत्यारोप लगते चले गए। इस देश के भीतर में बड़े बड़े पंडितों ने भी आगाह किया, जिस रास्ते प्रधानमंत्री मोदी चल पड़े हैं और पुजारी के वेश में प्रधानमंत्री आकर वहां पर पूजन पाठन कर रहे हैं, शायद यह ठीक नहीं है और मंदिर का निर्माण अभी पूरा हुआ भी नहीं है। लेकिन वो तमाम सवाल दरकिनार हो गए क्योंकि राजनीतिक जरूरत अयोध्या और राम मंदिर को लेकर बीजेपी को थी। और यही सवाल क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर आज की तारीख में बड़ा हो गया, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा इस देश की राजनीति को प्रभावित कर नहीं पाया। जनवरी 2024 में अयोध्या में जो कुछ हुआ, सिर्फ 3 महीने के बाद चुनाव के वक्त वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई और उत्तर प्रदेश जैसी जगह में बीजेपी का किला ढह कर गिर गया। तो क्या इस देश के भीतर में अगर चुनावी जीत हार सभी चीजों का परीक्षण है तो जिस हिंदुत्व और अयोध्या में राम मंदिर के आश्रय
बरसों बरस के आंदोलन के बाद 2024 के चुनाव ने यह जतला दिया कि वह बीजेपी की उस मानसिकता के साथ नहीं खड़ी है जिसका जिक्र वो करते हैं, और एक क्षण में अयोध्या आरएसएस की हो गई। आरएसएस से जुड़े हुए विश्व हिंदू परिषद के आश्रय ही उस मंदिर का निर्माण मान लिया गया। जनता का साथ नहीं लिया गया, जनता की गोलबंदी नहीं हुई जो आरएसएस चाहती थी। और यह सवाल अब जम्मू कश्मीर को लेकर इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनाव के बाद 2019 में चुनाव नहीं हुए। 5 अगस्त को जब ऐलान किया गया धारा 370 के खत्म होने का, पार्लियामेंट के भीतर जब उस पर मुहर लगी, 5 तारीख को लोकसभा में, 6 तारीख को राज्यसभा में, उसके बाद यह पहला चुनाव लोकसभा का हुआ। और उस लोकसभा के चुनाव में भी 5 लोकसभा की सीटों में बीजेपी 2 सीट जीत पाई। आप कह सकते हैं कि जम्मू क्षेत्र में बीजेपी को जीत मिल गई, लेकिन कश्मीर या घाटी के क्षेत्र में जीत नहीं मिली। और एक तो निर्दलीय शख्स जीत गया जो जेल में बंद है, उसने भी कई सवालों को खड़ा कर दिया कि धारा 370 को खत्म करने के बाद जिस आतंकवाद को खत्म करने की सोच इस देश के भीतर परोसी गई, वो जब चुनावी जीत तक हासिल कर लेती है तो इसके मतलब मायने क्या होंगे। और अब पहली बार विधानसभा का चुनाव है। उस विधानसभा के चुनाव में खुले तौर पर चुनौती देती हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। दोनों ने धारा 370 को खत्म करने के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। और इसी वक्त कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राजनीतिक समझौता कर बैठी। और उसके बाद एक के बाद एक कई सवाल बीजेपी के भीतर से उठे, और एक दो नहीं 10 सवालों के साथ बकायदा पार्लियामेंट के भीतर 370 को खत्म करने का जो पूरा प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था, उन्होंने राहुल गांधी को 10 मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन अगला सवाल हर जहन में यही आया, क्या अयोध्या की तर्ज पर कहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आ गए तो बीजेपी की तो रातों की नींद यूं ही उड़ जाएगी। क्योंकि इतिहास के पन्ने मौजूदा वक्त में चुनावी राजनीति में दांव पर जब लगते हैं तो फिर वो पासा बीजेपी के हक में नहीं जाता है। क्या ऐसी स्थिति बन रही है? और बीजेपी ने आरएसएस के आश्रय जिन मुद्दों को खड़ा किया और वो चुनावी हार में अगर शामिल हो गए तो बचेगा क्या? और शायद यही वो वजह है कि अयोध्या में हार के बाद या उत्तर प्रदेश में बीजेपी का किला ढहढहाने के बाद संघ बीजेपी से रूठ गया। मान मुनव्वल की कोशिश बाखूबी हुई है, वो साथ भी खड़े रहेंगे यह भी तय है। लेकिन अगला सवाल तो यह है कि धारा 370 लागू होने के बाद अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव हार जाती है तब क्या होगा। तो एक एक पन्नों को आज जरा खोलने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है बार बार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण यह कल्पना के परे किसी के भी रहा होगा जनवरी 2024 से पहले कि यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं गूंजेगा और इस मुद्दे के आश्रय बीजेपी को जीत नहीं मिलेगी। किसी ने सोचा नहीं होगा। हम उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण का छोटा सा हिस्सा आपको आज सुनाना चाहते हैं। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में जिस भाषण को देते वक्त भगवान राम को याद कर रहे थे, उसी अयोध्या में बीजेपी हारती है। और उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया के भीतर योगी आदित्यनाथ का कितना प्रभाव रहा अयोध्या आंदोलन को जीवित रखने को लेकर, और इसीलिए आरएसएस योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी हो गई। लेकिन इनके अपने अंतर्द्वंद ने बीजेपी की पूरी प्रयोगशाला को ढहढा दिया। लेकिन इस भाषण के अंश को आप पहले सुन लीजिए। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पूरी दुनिया
सुन रही है, सामने जो लोग बैठे हैं उसमें इस देश में कॉरपोरेट बैठा है, इस देश का बॉलीवुड बैठा है, इस देश के हर चकाचौंध क्षेत्र से जुड़े हुए वो तमाम लोग बैठे हैं जो शायद अयोध्या के राम मंदिर बनाने के आंदोलन में कभी शरीक नहीं हुए, लेकिन उनकी मौजूदगी ने बतला दिया कि दरअसल राजनीतिक तौर पर जिस मंशा के साथ अयोध्या का राजनीतिक प्रयोग बीजेपी करना चाहती है, चुनाव परिणामों ने उन्हें धराशायी कर दिया। तो क्या यह स्थिति जम्मू कश्मीर के भीतर भी बीजेपी को लड़खड़ाने वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर रही है? यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा के भीतर इससे पहले जम्मू कश्मीर में 87 सीटें होती थी, तब लद्दाख भी शामिल था। और उसके बाद जब परिसीमन किया गया, धारा 370 हट गई, 35A हट गया, उसके बाद आज की तारीख में 90 सीटें हैं, लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। जम्मू और कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं। जम्मू वाले रीजन में 6 सीटें बढ़ गई, पहले 37 सीट थी जो बढ़कर 43 हो गई। कश्मीर यानी घाटी के क्षेत्र में पहले 46 सीटें हुआ करती थी जो बढ़कर 47 हो गई। दोनों मिलाइएगा तो 90 हो जाएगी। अब अगर उस पन्नों में लौट जाइए जिस वक्त जम्मू कश्मीर के भीतर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुआ करता था, उस दौर में विधानसभा का अगर सच देखें उस वक्त तो बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और ये 25 की 25 सीटें उन 37 सीटों में से आई थी जो कि जम्मू रीजन में आती थी। अब जम्मू रीजन में 37 नहीं 43 सीटें हैं। अगर उस लिहाज से भी आप वोट डाल दें और इस सीटों को बढ़ा डालें तो भी ये सीटें 30-32 सीट तक जाती है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन के भीतर भी जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया वो उधमपुर और जम्मू की सीट है। यहां पे 51 और 52%, 51% वोट उधमपुर में मिले, लगभग 52.5% जम्मू में मिले। और सामने कांग्रेस खड़ी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी साथ नहीं थी, जो इंडिया गठबंधन बनने के बाद साथ खड़ी है। उस स्थिति में कांग्रेस को दोनों जगहों पर 40 और 42% वोट मिले। बाकी जो 3 सीटें थी, श्रीनगर की, अनंतनाग राजौरी की और बारामूला की, इन 3 सीटों पर बीजेपी दूसरे तीसरे नंबर पर भी नहीं थी। और इन 2 जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में 52.85% वोट लेती है, अनंतनाग राजौरी में 50.85% वोट लेती है, लेकिन जो काउंटर में पीछे उनके सामने है वो पीडीपी है। पीडीपी दोनों जगहों पर लगभग 23, 24, 25% का वोट लेती है, बीजेपी नहीं है। बारामूला में उमर अब्दुल्ला हारते हैं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े नेता फारूक साहब के बेटे, वो हारते हैं, 26% वोट मिलता है। लेकिन पहले नंबर पर बारामूला में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब्दुल राशिद शेख जीतते हैं, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, टेररिज्म का आरोप है। उनको 45% बारामूला में वोट मिलता है। यह मैसेज क्या है? पहला मैसेज बहुत साफ है कि अगर चुनावी दांव के दायरे में जम्मू कश्मीर के चुनाव के भीतर बीजेपी की स्थिति सत्ता तक आने की दूर और पिछली बार की तुलना से भी कम की परिस्थिति में आकर अगर खड़ी हो जाएगी तो क्या माना जाए? जनता धारा 370 को हटाने के खिलाफ है। जनता से तो कोई सवाल बीजेपी कर नहीं सकती है, तो उस प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती और गृह मंत्री अमित शाह ने 10 मुद्दों का पत्र राहुल गांधी के नाम लिखा। उन्होंने जिन 10 मुद्दों का जिक्र किया उसमें पूछा सीधे तौर पर, क्या आप सेपरेट फ्लैग, अलग झंडे के खिलाफ हैं? यानी उनका अपना झंडा रहे, देश का अलग झंडा रहे। 370 और 35A का हटना यानी टेररिज्म के इरा को वापस लाना है, क्या आप उनके साथ हैं? अलगाववाद को बढ़ावा देना है, क्या आप उनके साथ हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान से व्यापार होता है वो चालू हो जाए, जिसको फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? जो पत्थरबाजी का दौर था, जो हड़तालें होती थी, जो एक्सट्रीमिज्म था, वो सारी चीजें लौट आए, क्या आप उसके साथ खड़े हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस दलित, गुज्जर, बैकवर्ड, पहाड़ी समुदाय को आरक्षण नहीं देना चाहती है, तो क्या कांग्रेस भी जो आरक्षण का जिक्र करती है वहां पर वो खिलाफ है? शंकराचार्य हिल को तख्ते सुलेमान कह दिया जाए और जो वहां पर हरी का हिल है उसको कोहे मरान कह दिया जाए, क्या आप उसके साथ हैं? कश्मीर की इकोनॉमी, उसमें जो करप्शन इससे पहले था, क्या आप उसके साथ खड़े हैं?
जम्मू और वैली यानी जम्मू और घाटी में असमानता या डिस्क्रिमिनेशन जो होता रहा, क्या आप उसके साथ खड़े हैं? जो ऑटोनॉमी की मांग नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार करती आई है और आज से नहीं, शेख साहब के दौर से करती आई है, क्या आप उसके साथ खड़े हैं? इन 10 सवालों के अक्स तले सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सारी चीजें धारा 370 से जुड़ी हुई है और धारा 370 के समानांतर कांग्रेस कहती है हम फुल फ्लेजेड स्टेट की मान्यता देने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौते का, तो ये पॉलिटिकल समझौता ये जनता को तय करना है, ये आपको तय नहीं करना है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस की नींद क्यों उड़ी हुई है? वो जान रहे हैं कि जिन मुद्दों ने भारत की राजनीति में कदम ही जिन मुद्दों के आसरे रखा, उन मुद्दों को अगर जनता चुनाव में खारिज कर देगी तो फिर बीजेपी बतौर पॉलिटिकल पार्टी इस देश के भीतर में कौन सा रेवोल्यूशन करेगी जिससे आरएसएस के द्वारा तैयार किए गए मुद्दे राजनीतिक तौर पर बीजेपी को चुनावी जीत दिला दे, या बीजेपी को अब अपनी राजनीति को अलग तरीके से सोचना होगा। यही सवाल अमित शाह ने इस रूप में उठाया, अब उसको पूरी की पूरी बीजेपी कतार लगातार कहने लगी है। कांग्रेस इधर उधर की बात न करे, फिर से धारा 370 की मांग करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो समझौता किया, वर्तमान में बताए कि राहुल गांधी जी, खड़गे जी जम्मू कश्मीर गए, जो धारा 370 की वापसी की बात करने वाली पार्टी है, जो 35A की वापस फिर से लाने की बात करने वाली पार्टी है, जो दो निशान वाली पार्टी है, उससे अभी समझौता उनका क्यों हुआ? क्या उन्होंने कांग्रेस के विचार माने या कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विचार मान लिए? क्या आपको जवाब देना होगा। और अमित शाह जी के 10 सवालों का जवाब दिए बिना कांग्रेस चुनाव में नहीं जा सकती। ये सब सवाल उसके सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। बीजेपी की राजनीतिक मुश्किल इस दौर में सबसे बड़ी यही हो चली है कि संघ का 1950 के दौर का धारा 370 को लेकर जो सोच थी, वह सोच अगर चुनावी मैदान में उसे चुनाव हरा देती है तब क्या होगा। और चुनाव आंकड़ों का खेल है, चुनाव नंबर गेम है, और उस नंबर गेम के दायरे में अगर आप यह भी परख लें और विचारधारा के आसरे धारा 370 को भी परख लें, तो दोनों जगहों पर बीजेपी को मात मिल रही है। क्योंकि बीजेपी ने राजनीतिक गठबंधन जम्मू कश्मीर में किसी पॉलिटिकल पार्टी से किया तो वह पीडीपी है। महबूबा मुफ्ती को समर्थन बीजेपी दे रही थी और वही पीडीपी और वही महबूबा मुफ्ती धारा 370 को दोबारा से लाना चाहती हैं। सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के मिलते ही जितना बड़ा वोट बैंक क्रिएट होता है, उसमें बीजेपी कहीं सेंध नहीं लगा सकती है और उसके सामने मुश्किल जम्मू के क्षेत्र में भी हो जाएगी। और जहां पर पीडीपी खड़ी होगी, वहां पर अगर समझौता हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच की फ्रेंडली तौर पर यह लड़ाई लड़ी जाएगी, तो स्थिति और मुश्किल हो जाएगी जो होगी। यानी विचारधारा के तौर पर महबूबा के साथ जाना, आंकड़ों के लिहाज से अनुकूल बीजेपी की परिस्थिति ना बनना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 24.36% वोट मिले थे और 2 सीटें वो जीत पाई थी, जिसका हमने जिक्र किया, उधमपुर और जम्मू का। 24% वोट। अब इसको देखिए दूसरी तरफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 22% वोट, कांग्रेस को 19.5% वोट, दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग यह एक लिहाज से 40% को पार कर जाता है, 41-42% तक आ जाता है। और पीडीपी को 8% वोट मिला था। और इसको अगर 370 लगने से पहले की परिस्थितियों में ले जाएं, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय भी बीजेपी को इतने ही परसेंट वोट मिले थे, 23% वोट मिले थे, 22.98। यानी 370 जब थी तब बीजेपी को मिलते हैं 23% वोट, 370 जब हट जाती है तब बीजेपी को मिलते हैं 24.5% वोट। यानी सिर्फ 1.5% वोट की बढ़ोतरी होती है विधानसभा से लोकसभा के चुनाव के भीतर में। और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी चेहरा है। दिल्ली ने तय किया, धारा 370 को समाप्त किया गया। उस वक्त भी सिर्फ 1.5% वोट ही बढ़ पाते हैं।
यानी मौजूदा परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के चुनाव के भीतर बीजेपी कहां टिकेगी, यह एक इतना बड़ा सवाल इस दौर में बीजेपी को परेशान कर रहा है कि उसके साथ धारा 370 और 35A का मुद्दा जुड़ गया है। और यह सवाल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से पूछा जाता है और यहां तक कहा जाता है कि कोई आप कॉमन पेपर भी तैयार करेंगे जब आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, सुन लीजिए क्या जवाब देते हैं। सर, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा अलायंस को लेकर? क्योंकि देखिए, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन मिनिमम। आवर कॉमन प्रोग्राम इज टू फाइट इलेक्शन, टू डिफीट द डिविसिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री। दरअसल फारूक अब्दुल्ला इस बात को जानते हैं कि इस देश में चुनाव अब बीजेपी वर्सेस ऑल ही होगा और जम्मू कश्मीर भी इससे हटकर नहीं है। चाहे वो पैंथर पार्टी हो, चाहे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो या छिटपुट जो भी नए राजनीतिक दल इस दौर में जम्मू कश्मीर में बने, उनका कोई महत्व इस चुनाव में नहीं होगा। आमने सामने की लड़ाई तय है। तो क्या वाकई बीजेपी उन 3 मुद्दों के आसरे जिससे उसने अपनी राजनीतिक जमीन शुरुआत की थी, अब पहली बार चुनावी मैदान में उसी पर दांव लग रहा है? क्योंकि ध्यान दीजिए, अयोध्या में हार या उसके बाद उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का नारा खत्म हो जाना, जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव सामने आ जाएंगे, 4 अक्टूबर को रिजल्ट होंगे और इसी प्रक्रिया में कॉमन सिविल कोड का सवाल भी बड़ा है। क्योंकि खुद कॉमन सिविल कोड का सवाल किसी दूसरे ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री ने सेकुलर सिविल कोड हम लाना चाहते हैं, यह कहकर उठाया। और यह बड़ा महत्वपूर्ण है। लाल किले के प्राचीर से जब वो कह रहे थे तो एक क्षण के लिए जरा इसे भी आप सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद आरएसएस कहां चलेगी और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्या? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प अब तेजी से खोजेगी? पहले सुन लीजिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। असल में प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा नहीं। और यहीं से तीनों मुद्दों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राजनीतिक तौर पर आरएसएस के एजेंडे को या आरएसएस की सोच को या उसके जरिए निकले हुए वो मुद्दे जो भारत की राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं, इन सवालों को लेकर अगर इस देश में जनसंघ से लेकर बीजेपी तक की राजनीति हुई तो मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता इन 3 मुद्दों को लेकर पास हो गई या फेल हो गई। और ध्यान दीजिए, चाहे वो धारा 370 हो या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो, जनता की भागीदारी कहीं आपको नजर आएगी नहीं। और यही वो प्रक्रिया है जो अटल बिहारी वाजपेयी से प्रधानमंत्री मोदी को अलग करती है। सत्ता की ताकत के आसरे इस देश में आप लागू तो करा सकते हैं, लेकिन चुनाव के मौके पर या चुनाव के वक्त जब वही अतीत के पन्ने राजनीति के सामने आकर खड़े हो जाए और आपका खुद का इतिहास अगर उस बिसात पर दांव पर लग जाएगा तो क्या आपकी समूची राजनीति या विचारधारा धरी की धरी रह जाएगी? असल संकट मौजूदा वक्त में आरएसएस के सामने यह बड़ा हो चला है और यह चुनौती देश के गृहमंत्री अमित शाह के सामने भी है, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने धारा 370 को हटाने की बात की। जिन जिन परिस्थितियों को रखा उसमें वहां की आर्थिक परिस्थिति बेहतरीन हो जानी चाहिए, वहां पर टेररिज्म खत्म हो जाना चाहिए, वहां के जो भी सवाल वहां के लोगों से जुड़े हैं उन सवालों को रास्ता मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जनता अपने भीतर अपने सवालों के साथ खुले वातावरण में कश्मीर की वादियों को देख तो रही है, जिसका शोर बाखूबी इस देश के भीतर हर कोई जानता समझता है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति जिस बिसात पर होती है, राजनीति की उस बिसात पर अगर हार गए तो फिर वो कौन सा मुद्दा बचेगा
जहां पे बीजेपी और आरएसएस आने वाले वक्त में अपनी जमीन को मजबूत कर पाए, और शायद इसीलिए जनता को साथ ना ला पाने की सोच क्या प्रधानमंत्री के शासनकाल में एजेंडे को लागू कराने की दिशा में मजबूती के साथ यही परिस्थितियों ने उन्हें हरा दिया। चाहे वह अयोध्या का चुनाव हो, या यूपी में धराशायी होना हो, या बहुमत के बाद अल्पमत में आई केंद्र की सरकार हो, और अब जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं और कॉमन सिविल कोड के दायरे में भी इसी तरीके की परिस्थितियां हैं। तो इतिहास जब राजनीति के रंग में सामने आता है तो चुनाव अक्सर या तो फीका हो जाता है, या जनता उस रंग को बदलने की ताकत रखती है जिस रंग को आपने सत्ता की ताकत के आश्रय अपने रंग में रंग दिया हो। और शायद उसी की सबसे बड़ी परीक्षा मौजूदा वक्त में है, और इसीलिए नींद गृह मंत्री की भी उड़ी है और सांसें तेजी के साथ आरएसएस की भी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।